नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात। खास बात में आज तक आपकी मुलाकात कराई हमने प्रदेश के कई मंत्रियों से, सांसद से और कई अधिकारियों से। लेकिन आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी हस्ती से जो कि इन सब विधाओं से अलग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कवि की। कवि जिन्होंने भाषा को आज की डेट में जीवित रखा है अपनी कविताओं के माध्यम से। हास्य व्यंग की कविता सुना के लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के युग के सबसे बड़े कवि सुनील जोगी जी की। सुनील जोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास शो खास बात में। सुनील जी, आपके बारे में अगर देखा जाए तो आप बहुत ही कम उम्र में कविताएं पढ़ना शुरू की है। उसके बाद आप पद्म श्री पाए, यश भारती जैसे सम्मान भी पाए हैं। आप प्रदेश के सबसे बड़ा यश भारती और देश का पद्म श्री अवार्ड आपके नाम पर है। आपका ये सफर एक बाल अवस्था से इस युवा अवस्था में इतनी कामयाबी पाने वाले आप अकेले हैं। कैसा रहा सफर, इसके बारे में जरूर जनता जानना चाहेंगी। बचपन का सफ़र तो मेरा गांव में बीता। बचपन और थोड़ा अभावों का, जैसा गांव का जीवन होता है वो थोड़ा अभावों भरा होता है। उसमें मेरे बहुत सारे शौक़ नहीं पूरे हुए। मुझे वो खिलौने नहीं मिले, वो चीज़ें नहीं मिली जो बचपन में आज के बच्चों को मिलती हैं या मेरे बच्चों को मैं देता हूँ। लेकिन फिर भी जब से मैंने होश संभाला तब से मैं बहुत जी तोड़ मेहनत करने वाला आदमी हूँ। मुझे लगता है कि मैं आज भी तमाम सफलताओं के बाद मैं सफलताओं को गिनता ही नहीं हूँ, जोड़ता ही नहीं हूँ। जो हो चुका उसके बारे में मैं सोचता नहीं हूँ। आगे क्या क्या करना है उसके बारे में ही चिंतन मनन करता हूँ और एक सही रास्ते पर चलता हूँ। और मुझे ये पता है, गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो ये मैंने जीवन में उतार रखा है। मैं लगभग, अभिषेक जी, आज भी 18 घंटे तो काम करता ही हूँ। आँख खुलते ही मैं काम शुरू कर देता हूँ और मतलब हर समय मैं अपने पूजा में ही, काम में ही रहता हूँ, मैं लिखने को। लेकिन ये कविताओं की तरफ एक युवा, जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों से पूछा जाता था भाई क्या बनना है बड़े होके, तो हम लोग अपने अपने क्षेत्र में थे। जैसे कि मुझे तो सिस्टम का हिस्सा बनना था, आज मैं पत्रकार हूँ। लेकिन सुनील जोगी जी जब सुनील त्रिवेदी हुआ करते थे तो क्या सोचते थे, कैसे उनका बाल युवा चलता था और कैसे आप पढ़ाई के साथ साथ इस कविता की तरफ आए? मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी कलाएं हैं वो ईश्वर प्रदत्त हैं। कला जो है आप उसका रियाज़ कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, उसमें मेहनत कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जो मूल कला है, चाहे वो कविता की हो, चाहे संगीत की हो, वो सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। तो मुझे ईश्वर ने पहले से ही तय करके कवि साहित्यकार बना के भेजा है। एक अच्छा इंसान बन के मैं मानवता की सेवा करूं, समाज को हंसाऊं, राष्ट्र को अच्छे संदेश दूं। इस काम के लिए मुझे भगवान ने स्वयं भेजा है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं, जो मुझे ऊपर से आदेश होता है वो मैं लिखता हूँ। कविता एक ऐसी चीज़ है। एक और चीज़ है कि अभिषेक जी, देश में, दुनिया में हर चीज़ सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं। संगीत के भी कॉलेज हैं, कला के भी हैं, चित्रकला के भी हैं, स्थापत्य कला के भी हैं। लेकिन साहित्य और कविता ख़ास तौर पे एक ऐसी कला है जिसको कोई दावा नहीं कर सकता कि वो किसी को कवि बना सकता है। मेरे बच्चे कवि बनेंगे ये संभव नहीं है, एकदम से मैं दावा नहीं कर सकता। एक आईएएस का बच्चा आईएएस बन सकता है, जज का बेटा जज बन सकता है, लेकिन कवि का बेटा कवि ही बने ये बहुत सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता। वो ईश्वर ही बनाता है। सर, तो आपकी पहली लेख, पहली कविता, और किसने आपको प्रोत्साहित किया कि आपको कवि बनना है या कविताएं आपको लिखनी है? किसी व्यक्ति विशेष ने प्रोत्साहित नहीं किया, किसी ने आदेशित नहीं किया कि आप कवि बनेंगे। जैसा कि सबके घर वाले चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख के अधिकारी बने, आईएएस पीसीएस बने, डॉक्टर बने। सबकी इच्छाएं ऐसी होती हैं। शायद मेरे माता पिता की भी इच्छा यही रही होगी, लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और थी और मेरी भी इच्छा कुछ और ही थी। मैंने कभी जीवन में नहीं चाहा कि मैं कोई बड़ा अधिकारी बनूं, मैं कोई बड़ा किसी और क्षेत्र में जाऊं। मुझे हमेशा ये लगा कि मुझे अपने शब्दों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से समाज को कुछ देना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति की उम्र से बड़ी अक्षर की उम्र होती है। अक्षर जो है वो नश्वर है, कभी ख़त्म होता ही नहीं है। तो व्यक्ति के बाद भी जो साहित्य है, कविता है, वो हज़ारों साल तक, कबीर, सूल, तुलसी, निराला,
पंत बच्चन, ये सब वो नाम हैं जो आज संसार में नहीं हैं लेकिन वो हैं, वो लोगों के दिलों में हैं, वो लोगों के जहनों में हैं। मेरी 4 पंक्तियां हैं कि सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐंठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे, सदियां बीतें जब सुल्तानों के नामो निशा नहीं होंगे, हम घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे। तो ये एक अमरता वाला काम है और ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर अपने आप करवा रहा है। मैं तो केवल मेहनत करता हूँ, मैं तो केवल अच्छी नीयत से साधना करता हूँ। आप साधना करते हैं, लेकिन जब आपने पहली कविता लिखी उसके बाद से आपका सफ़रनामा शुरू हुआ और आज आप संसदीय कार्य मंत्रालय में हिंदी सलाहकार भी हैं। इसके बारे में बताएं, आखिर सलाहकार और हिंदी, क्योंकि इतनी कम उम्र में इस तरीके से सलाहकार पद पर जाना और वही मंत्रालय में, ये भी बड़ा अद्भुत मुझे रहा। लगता है कि मेरी उन्नति में, मेरी प्रगति में कहीं न कहीं माता पिता का आशीर्वाद होता है, परिवार का सहयोग होता है। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, वो मुझे मिस तो करते होंगे लेकिन कभी बहुत बाधा नहीं डालते, मेरे ऊपर दबाव नहीं डालते। मेरी बिटिया ज़रूर जिद करती है कि पापा बार बार चले जाते हैं और मेरे साथ कम रुक पाते हैं, लेकिन मेरी पत्नी इतनी अच्छी हैं कि वो कभी मुझे बाधा नहीं डालती काम में। मैं रात को 2 बजे भी लिख रहा होता हूँ तो वो सहयोग करती हैं। समाज के कुछ मित्र हैं जो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और वो भी मेरे साथ सहयोग करते हैं। बहुत ये सच है कि मैंने बहुत काम किया है। पहले मैं दिल्ली सरकार की हिंदी एकेडमी में सहायक सचिव था। उसके बाद मैं 2002 में लोकसभा अध्यक्ष का अपर निजी सचिव था, जो आज से 15 साल पहले मैं संसद भवन में एक बड़े प्रशासनिक पद पर था। लोकसभा अध्यक्ष का मैं अपर निजी सचिव था। उस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे और माननीय मनोहर जोशी जी लोकसभा अध्यक्ष थे। मैं उनका अपर निजी सचिव था 2002। उसके बाद में मीरा कुमार जी का भी मैं अपर निजी सचिव था। तो संसद भवन में काफ़ी समय मैंने बिताया और उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार में हिंदुस्तानी एकेडमी का चेयरमैन रहा और कई मंत्रालयों का, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, इन सब का मैं सलाहकार रहा हूँ। शायद मैं अच्छा काम करता हूँ, अच्छे सुझाव देता हूँ, सकारात्मक ऊर्जा मेरे पास है, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी हूँ और जिससे भी जुड़ता हूँ उसको कुछ देने की, कुछ करने की कोशिश करता हूँ। कभी भी नेगेटिव सोचता ही नहीं। और दुनिया में मैंने, अभिषेक जी, लगभग 5000 कवि सम्मेलन किए हैं, लाखों करोड़ों लोगों को हंसाया है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो जुड़े या मैं जिस महफिल में हूं वहां लोग मुस्कुराएं, हंसें, खुशियां मनाएं और राष्ट्र और समाज के लिए अच्छा सोचें। मैं हमेशा सोचता हूं कि दुनिया में जाओ तो भारत से तुलना करता हूं कि भारत में भी अच्छा पर्यावरण हो, अच्छी वायु हो, अच्छे संस्कार हों, हम लोगों की मदद करें, हम एक सुंदर राष्ट्र बनाएं, श्रेष्ठ राष्ट्र बनाएं, एक भारत बनाएं जिसमें कहीं कोई वैमनस्य नहीं हो, कहीं कोई जाति और धर्म पर झगड़े ना हो, एक अच्छी सोच का एक स्वस्थ भारत हो जिसमें आने वाली पीढ़ियां सांस लें तो खुशी के साथ सांस लें कि हम उस भारत में रहते हैं जो ऋषि मुनियों की एक कल्पना रही है। आज जब नदियां सूखती दिखती हैं, नदियों में पानी गंदा दिखता है या पर्यावरण कहीं संकट में दिखता है, जैसा दिल्ली में प्रदूषण की लहर आई पिछले दिनों, तब दुख होता है। जब मुझे लगता है कि ये प्रदेश में भी बहुत ज्यादा प्रदूषण है। आप किस तरह के प्रदूषण की बात कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन कम से कम पूरे भारत में ऐसा है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं, हिमाचल है, केरला है, जहाँ अच्छे वृक्ष हैं और उस तरह का वातावरण है, वहाँ प्रदूषण कम है, लेकिन महानगरों में तो है। और मैं समझता हूँ कि भारत के हम सब लोग स्वयं नहीं सोचते, हमें भारत से प्रेम होना चाहिए। हम घर जैसा साफ करते हैं वैसा मोहल्ला भी साफ रखें, वैसा शहर भी साफ रखें, नैतिक जिम्मेदारी अपनी वो कम है, वो थोड़ी बढ़े। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ है सुनील जोगी जी। सुनील जोगी के साथ हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और जानेंगे उनके साथ कि आखिर हिंदी की दिशा और दशा क्या है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। स्वागत है एक बार फिर आपका। हमारे साथ हैं सुनील जोगी जी। सुनील जोगी जी, आप कविताएं लिखते हैं, आप कविताएं पढ़ते हैं, 5000 से ज़्यादा आप कवि सम्मेलनों में रह चुके हैं। देश नहीं विदेश में, ओमान, यूएस, ब्रिटेन, हर जगह आप जा चुके हैं सर। और आप राजनीति के गलियारों, सत्ता गलियारों अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसमें भी आप सक्रिय रहे सर। ये समन्वय कैसे बैठाते हैं?
मैंने कभी भी किसी का नुकसान करने की नीयत से कोई काम नहीं करता। मैं जिससे भी जुड़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं इनके लिए और अच्छा क्या कर सकता हूँ। और मेरी एक कमज़ोरी ये है कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जो लोग मुझे सम्मान करते हैं, मैं उससे ज़्यादा उनका सम्मान करना चाहता हूँ। तो ये एक भावना ऐसी है जो मुझे हमेशा आगे ले जाती है, पीछे नहीं ले जाती। क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो ये जानते हैं कि सुनील जोगी मेरा नुकसान कभी नहीं करेंगे, फ़ायदा ज़रूर कर सकते हैं। कविता और राजनीति दो अलग अलग विपरीत दिशाएं हैं। सुनील जोगी जी ने समन्वय बहुत अच्छा बैठाया है कि वो संसद में भी रहते हैं और संसद की कविताएं भी पढ़ते हैं। समन्वय इसलिए कि मैं दोनों ही लोग जनता से जुड़े हुए हैं। राजनेता भी दिन भर जनता में रहता है और मैं भी जो बात करता हूँ वो जनता की ही बात करता हूँ। तो दोनों लोगों का टारगेट, दोनों लोगों की ऑडियंस तो जनता ही है। मैं भी जनता के साथ हूँ और वो भी जनता के साथ हैं। वो राजनीति की दिशा से जनता के साथ हैं, मैं कविता की दिशा से जनता के साथ हूँ। तो इसलिए दोनों हैं अलग अलग दिशा में, दोनों लेकिन एक सिक्के में ही जुड़े हुए हैं, जनता के साथ ही जुड़े हुए हैं। एक तरफ राजनीति है, एक तरफ कविता है। और राजनीति कभी लड़खड़ा सकती है, कविता लड़खड़ाती नहीं है। कविता लड़खड़ाते को सुधारने का काम करती है। तो मैं वो काम करता हूँ और राजनेता मेरे मित्र हैं बहुत से, तो मैं कभी चुटकी भी लेता हूँ तो वो बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो किसे तो ठाके लगाए जाते हैं। ठाके लगाए जाते हैं। क्योंकि मैं कुछ ऐसी बात कहता ही नहीं हूँ जो चुभे। मैं चाहता हूँ कि वो आनंद लें। और जैसे जिन भी व्यक्तियों पर, मोदी जी पे, लालू जी पे जब कविताएं सुनाता हूँ तो अगर वो खुद भी सुनते हैं तो खुद भी हंसते ही हैं, उनको वो बुरा नहीं लगता। कभी मैंने किसी से पूछा भी कि आपको बुरा नहीं लगता, बोले मुझे पता है कि आप हंसाने के लिए करते हो, आप पिंच नहीं करते, केवल हंसाते हो। तो इसलिए मैं ये ध्यान रखता हूँ, उस बारीकी को समझता हूँ कि क्या चीज़ चोट कर रही है और क्या चीज़ आनंद दे रही है। मैं ऐसी चिकोटी काटता हूँ कविता से जो अच्छी लगती है, जो दर्द नहीं देती। सर, आप हिंदी के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं। हिंदी के आप अगर मंत्रालय में कहें तो सलाहकार भी हैं। तमाम चीज़ें आपने हिंदी को लेकर की, भाषा को लेकर की, और भाषा को प्रचलित करने के लिए आप कवि सम्मेलन भी करते हैं। सर, हिंदी शब्द का ग्राफ इतना गिर रहा है, हिंदी शब्द का ग्राफ बहुत गिर रहा है। आज की युवा जो कहा जाए, टीनेज जो इस समय की जनरेशन है, वो खास तौर से माँ जो हुआ करता था वो मॉम हो गया, पिता पॉप हो गया, और व्हाट्सएप और एसएमएस की दुनिया में जिस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पूरी दुनिया में बदलाव तो आया है। जो नई पीढ़ी है वो जल्दी से आगे दौड़ना चाहती है। वो पूरी किताब पढ़ने की बजाय एक छोटा सा मैसेज पढ़ना चाहती है। टीवी कार्यक्रमों में भी वो कम समय में ज़्यादा आनंद, ज़्यादा लाभ लेना चाहती है। क्रिकेट भी 5 दिन के टेस्ट मैच से वो 20-20 पे आ गया, और हो सकता है आने वाले समय में वो 10-10 पे आ जाए, और बाद में ये हो कि चलो एक बल्ला आप घुमाओ, एक हम घुमाते हैं, मैच टॉस करके जी लिया। टॉस करके। तो वो दिन भी आ सकता है। तो जैसे खाने में भी लोग अब बहुत पका के खाने की बजाय नई पीढ़ी चाहती है कि वो पिज़्ज़ा बर्गर ले और कार में, बाइक में खाते खाते ऑफिस चली जाए। तो वो समय आया है थोड़ा सा बदलाव का, क्योंकि लोग दौड़ रहे हैं। इस समय के लोग चल नहीं रहे हैं, इस समय के लोग दौड़ रहे हैं और उड़ना चाहते हैं अपने कैरियर में, जल्दी से, तेज़ी से दूसरी सदी में, दूसरे वर्ष में प्रवेश करना चाहते हैं। तो ये एक समय का बदलाव है जो रहेगा और हमेशा रहेगा। सर, अगर बात की जाए आज के दौर की, इस समय एक समकालीन एक शब्द है, कहें समकालीन खबर है, उससे ज़रूर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। हिंदी शब्द और भाषा शैली जो कहा जाता है संसदीय, आप तो संसदीय मंत्रालय में भी हैं, एक कल शब्द बड़ा प्रचलित हुआ, नीच कांड, नीच जो बोला गया है अर्जी ने, उस तरीके की भाषा शैली को आप किस तरीके से देखते हैं एक भाषा प्रेमी होने के नाते? मुझे लगता है कि जो हमारी राजनीति के लोग हैं वो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन नए नए लड़के जो राजनीति में, जिनको कुछ मालूम ही नहीं है कि राजनीति क्या है, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं और बड़े बड़े व्यक्तित्वों पे इतनी आसानी से उंगली उठा देते हैं। वो बहुत ही दुखदाई है। या तो उनका भाषा ज्ञान नहीं है, और नहीं है तो कम से कम संसद में जाने वाले या राजनीति में रहने वाले लोगों को भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उनसे जनता सीखती है। आप आज किसी को नीच बोलेंगे तो कल 100 लोग वो भाषा अपनाने लगेंगे, क्योंकि आप तो उनके एक आदर्श के तौर पे हैं ना, राजनीति में आप हैं। या तो
ये बात ध्यान रखनी चाहिए केवल कि भाषा बहुत महत्वपूर्ण है साहब, इंसान के पास भाषा ही तो है। लेकिन एक शब्द में अगर जानना चाहें सुनील जोगी जी, इस तरीके के शब्दों को आप किस तरीके से देखते हैं इस लोकतंत्र में? मैं लोकतंत्र में ऐसे शब्दों की घोर निंदा करता हूँ जिनसे मर्यादा गिरती हो समाज की और भाषा की और राजनीति की। जो लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम आप राजनीति में बेशक हैं, लेकिन अपनी भाषा का जो इस्तेमाल करें वो एक अच्छी भाषा हो, एक शिष्ट भाषा हो। और एक शेर है अभिषेक जी जो मुझे पसंद है, कि किसी और का शेर है कि विरोध अपना जताने का तरीका पेड़ का भी है, विरोध अपना जताने का तरीका पेड़ का भी है, जहाँ से शाख काटी थी वहीं से कोपलें निकली। तो विरोध करिए, लेकिन वो एक सकारात्मक विरोध हो, वो अच्छी भाषा का विरोध हो, वो किसी का मान सम्मान ध्यान में रखते हुए, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जब उनके लिए भाषा आप हल्की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका व्यक्तित्व तो गिरता ही है, समाज भी कहीं ना कहीं प्रदूषित होता है भाषाई तौर पे। तो उनको भाषा का ध्यान रखना चाहिए, और जिनको ज्ञान नहीं है वो हमारे पास आएँ, थोड़ी और हिंदी सीखें। बहुत संक्षिप्त में आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, कम शब्दों में बताइए। आज के जो कवि सम्मेलन होते, पहले के कवि सम्मेलनों में भीड़ आती थी, टीवी और उनका और माध्यम नहीं हुआ करते थे मनोरंजन के। हम भी जब युवा थे तो हमें याद है कि कपूरथला चौराहे पे अटल जी और तमाम उस समय उनके बर्थडे के दिन आया करते थे। कवि सम्मेलन बहुत भव्य होते थे, हजारों की भीड़ होती थी। अब भीड़ कम होने लगी और कविताएं जो पहले समाज का आईना हुआ करती थी अब फुहड़ता की निशानी होने लगी। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि आपने कुछ आंशिक तौर पे कुछ कवि सम्मेलन देखे होंगे, लेकिन मैं अगर समग्रता से लूँ तो कवि सम्मेलन और हिंदी ने बहुत विस्तार पाया है। अमेरिका में एक साल में 100 कवि सम्मेलन होते हैं। मैं इसी साल 2 बार अमेरिका होके आया हूँ और मैंने 25 कवि सम्मेलन तो इस साल अमेरिका में किए हैं। अमेरिका के 22 शहरों में मैं कवि सम्मेलन करके आया हूँ पूरा मई जून। ये कविता का विस्तार है, ये हिंदी 7 समंदर पार भी जा रही है। अगर अमेरिका में 100 कवि सम्मेलन होते हैं, दुबई में 10 कवि सम्मेलन होते हैं, तो ये हिंदी का विस्तार है। कभी अमेरिका में किसी ने सोचा होगा कि 100 कवि सम्मेलन होंगे साल में? और ये आंकड़े हैं मेरे पास, मैं खुद ही 25 करके आया हूँ। इसके अलावा आप कहें कि बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन अभी भी होते हैं, अपार भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 लोग होते हैं। लेकिन आप जैसे सरीखे होते हैं ना, लेकिन जो नए कवि आए हैं कई लोग फुहड़ता को बहुत इजी मैं टारगेट उसकी भी निंदा करता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे कवियों ने व्हाट्सएप से आया मैटर, किसी ने कोई चुटकुला भेजा और उन्होंने शाम को वो पढ़ दिया, तो वो शॉर्टकट चाहते हैं ना, वो उसमें साधना नहीं करना चाहते। कई कवि तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हिंदी विषय ही नहीं रहा, तो वो उसमें मेहनत करने की बजाय वो सोचते हैं कि इतना पढ़ने लिखने की बजाय जो मोबाइल पे आ गया यही सुना दो। सुनने वाला हंस लेता है, ताली बजा देता है, उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, उसी में वो संतुष्ट हो जाता है। सुनील जोगी जी, आपसे जिस तरह बातों का सिलसिला रहा, हिंदी की क्या दिशा और दशा है आपसे पता चली और क्या करना चाहिए समाज को वो भी पता चला। आप फिल्मों में भी गाने लिख रहे हैं, आप फिल्मों में भी बड़ा एक्टिव हो गए हैं, अब आपकी फिल्म आने वाली उसके बारे में ज़रूर बताएं। मैं एक लंबे समय से फिल्मों के लिए, एल्बम्स के लिए लिखता रहा हूँ। मेरे गीत, मेरे भजन जगजीत सिंह साहब ने गाए हैं HMV से, और पंकज उदास जी ने मेरा एक एल्बम गाया है। और जितने भी बड़े गायक हैं, कुमार सानू जी, सोनू निगम, सुनिधि चौहान, कैलाश खेर, जितनी भी एक लंबी फहरिस्त है, उदित नारायण, इन सब ने मेरे गाने गाए हैं। कई फिल्मों में मैंने गाने लिखे हैं पहले भी। बीच में कुछ संसद की तरफ मुड़ गया तो बम्बई छूट गई, लेकिन अब फिर से एक सिलसिला शुरू हुआ है। अनुराग कश्यप जी की जो अगली फिल्म आ रही है मुक्काबाज, उस फिल्म में मेरी एक कविता को उन्होंने लिया, मुझे फ़ोन करके स्वीकृति की मैं इस कविता को, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, मेरी लोकप्रिय कविता है, तो उनको पसंद आई और उन्होंने उस कविता को पूरी फिल्म का थीम सॉन्ग रखा है मुक्काबाज का। तो वो फिल्म आ रही है। फिर एक फिल्म चूड़ा में मैंने अभिनय किया है, रवि राजावत की फिल्म है। फिर एक फिल्म अभी गदर जिन्होंने बनाई अनिल शर्मा जी ने, उनकी फिल्म आ रही है जीनियस, अपने बेटे को लेकर वो आ रहे हैं। उस फिल्म में मैं मथुरा का पुलिस इंस्पेक्टर बना हूँ। तो कुछ चीज़ें वो भी मार्च में आने वाली है। करप्ट वाले या सही वाले? नहीं यार, सही वाले। मैंने ये शर्त की है मेरी, कहीं भी मैं काम करूँगा तो पॉजिटिव काम ही करूँगा, मेरे किरदार में कुछ नेगेटिव नहीं जाए। मैं अपनी खुशबू जो है वो एक अच्छी देशभक्ति की खुशबू रखना चाहता हूँ। मैंने एक फ़िल्म की अभी कश्मीर पर है, वो करीम मोहम्मद
उसमें मैं बकरवाल की भूमिका में हूँ। तो वो भी ऐसी है जो पॉजिटिव फिल्म है, जो आतंकवादी लोग हैं, पत्थरबाज लोग हैं, उनको सही रास्ते पर लाने वाली फिल्म है। मैं अभिषेक जी जो भी जीवन में काम करूँगा वो नकारात्मक रोल वाले कोई काम नहीं करूँगा, जो काम करूँगा वो सकारात्मक काम ही करूँगा। अपने किरदार में मैं एक अच्छी खुशबू और एक देशभक्ति की भावना के साथ काम करना चाहता हूँ। सुनील जी, आप इस फेटर्निटी से भी जुड़ गए, फिल्म से भी आप बड़ा मल्टी टैलेंटेड हो गए, संसद गए, आप सलाहकार रहे, आपको अवार्ड मिलते हैं, आप अमेरिका घूमते हैं, आप तमाम चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर बात केवल अमेरिका नहीं, लाइव टुडे में भी सर आज की डेट में एक बवाल छिड़ा हुआ है जिसकी चर्चा भी आपने इससे पहले के सेगमेंट में भी की, पद्मावती को लेकर। पद्मावती को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट या हाईकोर्ट की बात की जाए तो वहां पे भी टिप्पणी की गई कि इस तरीके का लोकतंत्र कैसा है जहां पर मुख्यमंत्री भी बैन करने की बात कर रहे हैं जिन्होंने देखी भी नहीं है मूवी। कहीं ना कहीं उनको भी रोष था जताया हाईकोर्ट ने। आप उस फेटर्निटी से भी जुड़े हैं, आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहेंगे। पद्मावती को लेकर आपका क्या मानना मैं है? पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि किसी भी फिल्म को बिना देखे उसका विरोध करना ये तो तर्कसंगत नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा फोरम होना चाहिए, शायद सेंसर बोर्ड है भी, एक ऐसा फोरम हो जो ये निर्णय कर दे कि साहब इस फिल्म में ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, और जिनको आपत्ति है उन्हें भी दिखा दे, जो उनके कुछ लोगों को, साहब आप ये देख लें, इसमें अगर कोई अंश आपको दिखता है कि वो आहत करने वाला है तो उसे निकाला भी जा सकता है, ये निर्णय उनके हैं। लेकिन बिना फिल्म देखे फिल्म का विरोध करना, वो एक भीड़ तंत्र, लोकतंत्र नहीं, वो एक भीड़ तंत्र बना देते हैं कि देखी भी नहीं है और हज़ारों लोग सड़कों पे उतर आए हैं। ये तो बड़ा मजाक जैसा विषय लगता है। और इसके साथ में हमारे जो निर्माता निर्देशक हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसी फिल्में, ऐसे विषय ज़्यादा न छेड़ें जिससे लोग आहत हों, या लोगों की सभ्यता संस्कृति जो भारत की है वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ स्वयं लें, लेकिन समाज उससे दूषित हो इतना लाभ भी न लें। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि वो अभी अपनी मर्यादा के साथ काम करें। हर फिल्म मनोरंजन के साथ भी बनाई जा सकती है, अच्छी फिल्में मर्यादा के साथ भी बन सकती हैं, अगर कुछ विषयों में छेड़छाड़ ज़्यादा ना की जाए। कुछ मामले अभिषेक जी दिल से जुड़े होते हैं, भावनाओं से जुड़े होते हैं, समाज से जुड़े होते हैं, वो अपने तरह से समाज के लोगों के लिए भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और फिल्म देखने के बाद ही फिल्म का विरोध होना चाहिए अगर उसमें कुछ ऐसा है। मैं तो कम से कम यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। सुनील जोगी जी, आपकी बात से तो ये साफ पता चला कि आज़ादी वहीं तक होती है जहां से दूसरे की आज़ादी प्रभावित ना हो। सर इसी से जुड़ा सवाल, फिल्म हो गई, तमाम चीज़ें हो गई, इनटॉलरेंस एक शब्द आया, असहिष्णुता, इसको लेकर भी तमाम बवाल छिड़ा। किसी ने मोदी जी के कार्यकाल को नहीं देखा, उसी दौरान 6 महीने के अंतर्गत एक वर्ल्ड शुरू हुआ और वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। वर्ल्ड वॉर नहीं, वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, वो थी इनटॉलरेंस। लोगों ने अपने पदक वापस कर दिए, पद वापस कर दिए, तमाम सम्मान जो समाज से ही उनको मिला था वो वापस कर दिया, और समाज ने ही लोकतंत्र के उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचाया है। कैसे देखते हैं इस इनटॉलरेंस पर? आपकी राय जरूर जानना चाहूँ। मुझे लगता है कि असहिष्णुता की जो चर्चा चलाई गई वो प्रायोजित थी। ऐसा लगा कि एक समय पर कुछ लोगों ने ये बैठकर तय कर लिया आपस में कि हम कुछ ऐसा प्रोपोगंडा करेंगे। वो एक शोर मचा दिया कि जैसे भेड़िया आया वाला शोर होता है, एक पुरानी कहावत है। तो ये असहिष्णुता मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती, कुछ लोगों को पता नहीं कहाँ दिख गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पुरस्कार वापसी का भी जिन लोगों ने निर्णय लिया होगा वो बाद में शायद पछताए भी हों, क्योंकि पुरस्कार सम्मान का एक अपना मान होता है, वो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, कमेटी बनती है, निर्णय लिए जाते हैं। अगर आप उसे वापस करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उस सम्मान का भी अपमान करते हैं आप, जनता की भावनाओं का भी अपमान करते हैं, देने वालों को भी कहीं ना कहीं आहत करते हैं कि आपको उस कला के लिए, उस काम के लिए सम्मान दिया गया, तो उसे वापस करने का प्रश्न नहीं है। आप अपना विरोध जता सकते हैं, अपनी बात कहने के बहुत सारे फोरम हैं। आप मीडिया में कह सकते हैं, अखबार में कह सकते हैं, चैनल पे बोल सकते हैं, सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं। अब तो बहुत आसान है,
अपना विरोध जताना, अपनी बात कहना, सोशल मीडिया आ गया, इसके लिए बाकी कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। आप शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं, मार्च पास कर सकते हैं, अमुक व्यक्ति संबंधित व्यक्ति के घर जाके ज्ञापन दे सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह के शोर मचाए जाते हैं वो ऐसा लगता है कि प्रायोजित है। मुझे कहीं असहिष्णुता नहीं दिखती है। भारत बड़ा सुंदर देश है, बहुत अच्छा देश है, और थोड़ा बहुत कुछ अगर गलत किसी को दिखाई देता है तो अच्छे की तरफ देखें, बहुत अच्छा है। सर, अब एक आखिरी रिक्वेस्ट आपसे, सवाल नहीं रिक्वेस्ट है। हमारे दर्शकों के लिए एक कविता आपके दिल को जो ज़्यादा छूती हो वो, हालांकि आपके पास तो बहुत सारी हैं, एक ज़रूर सुना दे। मैं छोटे छोटे टुकड़े सुनाता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप साहित्यिक कविताएं सुनना चाहते हैं या हास्य सुनना चाहते हैं या दोनों मिला जुला के सुनना चाहते हैं। आप कैसी भी सुनाएं जो समाज को एक वहाँ तक मैसेज पहुँच जाए। मैंने अलग अलग विषयों पे कविताएं लिखी हैं। समाज के लिए जितने विषय उपयोगी हैं उन सब पर कविताएं लिखी हैं। मेरी लगभग एक सीरीज़ आ रही है, पोइट्री फॉर नेशन, राष्ट्र और समाज के लिए मैंने 100 कविताओं के कैलेंडर जारी किए। तो बेटियों पर मेरी कविताएं हैं, माँ पर है, जो भी समाज के बड़े विषय हैं, गंगा है, इस पर ज़रूर सुनना चाहिए क्योंकि नारी सप्ताह भी चल रहा है। बेटियों पर मेरी बिटिया है शिवोना, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। तो जब उसका जन्म हुआ तो मेरे भीतर बेटी के प्रति बड़ा लगाव हुआ, तो मैंने बेटियों के लिए कविताएं लिखी, जिनमें से एक अंश ये था कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। और बेटी और बेटे में अंतर क्या है कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। तो बेटियां हमारे घरों की वो खुशबू हैं जो एक नहीं कई कई घरों को महकाती हैं। ससुराल जाती हैं तो वहाँ भी उस आंगन को भी गुलजार करती हैं। तो ये थे हमारे साथ सुनील जोगी जी, इस देश के युवा कवि कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिन्होंने कम उम्र में पद्मश्री पाया और आज वो एक मुकाम पर हैं कि हिंदी भाषा को देश और विदेश में प्रचलित कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे एक और नई शख्सियत के साथ, और देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए लाइव टुडे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।